Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today, I discuss the second part of lesson 3 Nazism and the rise of Hitler. Yesterday, I discussed the chapter 3 contents birth of the Weimar Republic, political radicalism, and economic crisis. The years of depressions. Today I discuss introduction to Hitler, Hitler's rise to power and the destructions of democracy. First part is introduction to a Hitler. Hitler कौन था? Hitler, born in 1889 in Austria, worked as a messenger and corporal in army. देखो हिटलर जो था उसका बर्थ जो है 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, काफ़ी गरीब लड़का था वो, बट उसकी जो एम्बिशंस थी वो काफ़ी हाई थी। जब वो मैच्योर हुआ, 18 ईयर के नियर अबाउट हुआ, तो उसने वर्क करने के लिए सोचा। वो सोचा था वो काफ़ी गरीब है तो उसको क्या काम मिलेगा। उसने क्या किया, उसने जर्मनी की आर्मी में जाने के लिए अपना मन बनाया। उसने आर्मी में एडमिशन लिया। जब आर्मी में उसको जॉब मिली तो उसको जो जॉब मिली थी वो एज अ मैसेंजर की मिली, कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ओनली कोई भी मैसेज जो था वो मैसेज देना था। उसको एज अ मैसेंजर उसको वर्क मिला। बट हिटलर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था। मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी मोटिवेट करने वाली थी कि वो सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। अब जो हिटलर है वो राइज टू पावर कैसे आया? हिटलर देखो, जिस तरह से आज हम अगर बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर हम उनके प्रीवियस में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ही वाज अ टी सेलर। वो एक चाय बेचने वाले थे जो कि आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस तरह से हिटलर क्या था, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था जिसने आर्मी में ओनली एज अ मैसेंजर वर्क किया। वो पर्सन पावर में कैसे आया उसकी स्टडी जो है हम इस कंटेंट में करेंगे। हिटलर राइज टू अ पावर। देखो, द जर्मनी डिफेट हॉरिटेड हिटलर एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल मेक इज द फ्यूरियस। हिटलर के टाइम में जब हमने स्टडी किया था कि जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार चुका था। उसके हार जाने के बाद वर्साइल की ट्रीटी शर्तें रखी गई जिसके अंदर जर्मनी को काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट जो थे वो फेस करने पड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर पार्टी। हिटलर उससे इफेक्टेड था। हिटलर उससे इफेक्टेड क्यों हुआ? क्योंकि वो एक ग्रोथेबल पर्सन था। वो चाहता था कि वो जर्मनी पर राज करे। तो जर्मनी में जब ऐसी सिचुएशन हुई कि वर्ल्ड वार हुआ और वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गई और वर्साइल की संधि में ट्रीटीज में उसमें काफ़ी सारी शर्तें रखी गई जो कि वेरी बैड इफेक्टिव थी फॉर जर्मनी। अब हिटलर ने क्या सोचा, हिटलर ने 1919 में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टी जिसका नाम था नेशनलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, उसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। वो पार्टी नाजी के नाम से फेमस हो गई। 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो बार्बिलिया को अपने अंडर ले लेगा, ठीक है, एंड मार्च टू बार्लियन, और बार्लियन पर आक्रमण कर देगा, एंड कैप्चर पावर बटफील्ड, और वो वहाँ की जितनी भी पावर है वो अपने अंडर ले लेगा। हिटलर ने ये चीज़ सोची कि वो बाल्बिया को अपने अंडर लेगा, बार्लियन पर अटैक करेगा और उसकी सारी पावर को वो अपने अंडर ले लेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इसकी बजाय वो क्या हो गया, अरेस्टेड इन द चार्ज ऑफ टेरसन। वो एक देशद्रोही के चार्ज में उसको पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
In 1928, Nazi party got only 2.7% वोट। अब क्या हुआ कि वोटिंग हुई, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, अब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वोटिंग हुई तो 1928 में नाजी पार्टी को ओनली 2.7% जो वोट थे वो मिले। बट इन 1932 इट बिकम द लार्ज पार्टी एंड गेन a 37% वोट। 1932 में क्या हुआ कि नाजी जो थी वो लार्ज पार्टी बन गई और उसने 37% वोट को गेन कर लिया। द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ नाजी पार्टी वाज द हिटलर वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब नाजी पार्टी जो कि 27% वोट गेन किए थे जिसने 1928 में, उसने 1932 में 37% वोट कैसे गेन किए, इसके पीछे क्या वर्क कर रहा था, इसके पीछे किसकी पावर वर्क कर रही थी? इसके पीछे हिटलर की पावर वर्क कर रही थी, क्योंकि हिटलर जो था वो एक पावरफुल स्पीकर था। उसका जो पैशंस था, उसका जो वर्ड थे, वो क्या करते थे, पर्सन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। उसके वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि पर्सन को ये लग रहा था ही वाज अ राइट पर्सन, ये एक राइट पर्सन था जो कि हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से चला सकता है, जर्मनी को बहुत अच्छे से चला सकता है। Hitler was a powerful speaker. His passions and his words moved people. He promised to build a strong nation and do the justice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. अब देखो, हिटलर जो था एक पावरफुल स्पीकर था, उसके वर्ड्स तो जो थे वो पैशंसफुल थे, मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। सेकेंडली, उसने जो स्पीकिंग की, उसने जो स्पीकर बनकर जो लेक्चर दिया, जो भाषण दिया, उसमें उसने क्या कहा कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना देगा, एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बना देगा। और दूसरा, जो वर्साइल ट्रीटी हुई, जो हार्मफुल कंडीशंस रखी गई थी जर्मनी के लिए, वो उसके लिए भी डिग्निटी ऑफ द जर्मनी पीपल, मतलब वो उसके लिए भी काम करेगा, उन शर्तों के लिए भी सरकार को, गवर्नमेंट को रियलाइज कराएगा कि यू आर अ रॉन्ग, तुम गलत हो, तुमने वर्साई की जो संधि रखी, जो शर्तें रखी, वो क्या थी, रॉन्ग थी। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने प्रॉमिस किया कि जितने भी लोग वर्क करना चाहते हैं जर्मनी में, वो उन सबको वर्क प्रोवाइड करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगा, रोजगार लेकर आएगा। For the youth, he promised to weed out all the foreign influence and destruct all foreigner conspirancies against the Germany. अब उसने ये भी कहा कि जो फॉरनर जर्मनी में आकर जर्मनी के खिलाफ काम करते हैं, वो उनके खिलाफ भी क्या लेगा, एक्शंस लेगा। अब क्या हुआ, हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल्स एंड अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल्स। अब हिटलर जो है वो ये समझ चुका था कि वो किस तरह से अपनी पावर को इकोनॉमी में ला सकता है। उसके लिए उसने क्या किया, रैलीज निकाली, उसने लोगों का सपोर्ट लिया अपने साथ। अब उसने क्या किया, बैनर्स बनवाए जिस पे स्वास्तिक का जो निशान था वो बनाया। और क्या होता था, जब हिटलर स्पीच देता था, उसकी स्पीच के बाद जो नाजी लोग थे वो उसको सैल्यूट करते थे। उसके जो फ्लैग्स थे जिन पे स्वास्तिक बना हुआ था, वो पावरफुली होस्टिंग किए जाते थे, जिससे क्या होता, मेन क्या है कि जो वहाँ की जर्मनी की पब्लिक थी वो हिटलर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, हिटलर की पावर जो है इस तरह से राइज होने लगी। अब जब हिटलर पावर में आ गया तो डेमोक्रेसी किस तरह से फिनिश हुई, अब हम ये देखेंगे। हिटलर फुल पावर में है, हिटलर की सत्ता जो है वो चल रही है। अब कैसे वो उसने हिटलर पावर में आने के बाद उसने कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयर किया, ख़त्म किया, वो चीज़ हम इस कंटेंट में स्टडी करेंगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री, टू द हिटलर। देखो, अब इसमें क्या हुआ, हिंडनबर्ग में
30 जनवरी 1933 में हिटलर को चांसलरशिप का ऑफर मिला। चांसलरशिप क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर की पोस्ट होती है, उस पर्सन की पोस्ट जिसको डिसीजन लेने, रूल्स बनाने का राइट होता है। अब ये हिटलर के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई और हिटलर ने बिना टाइम वेस्ट किए इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया। अब हिटलर क्या हो गया? एक्वर्ड पावर हिटलर। अब हिटलर क्या आ गया? पावर में आ गया। क्यों पावर में आ गया? क्योंकि उसके पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का राइट आ गया। अब उसने क्या किया, और राइट आने के साथ साथ उसके साथ एक गुड लक हुआ। उसका क्या हुआ? द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल ऑफ फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मनी पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द फैब्रिक फैसिलिटी इन मूव्स। अब उसी दौरान जब उसको चांसलरशिप मिली तो क्या हुआ? पार्लियामेंट में एक बहुत ही भयंकर, जिसको बोलते हैं, वो आग लग गई। अब वो जब आग लग गई तो उससे क्या हुआ? जो भी डेमोक्रेटिक रूल्स की, लॉस की जो बुक्स थी या जो दस्तावेज थे जिसके अंदर वो राइट किया गया था, पेपर्स थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? बर्न हो गए, डिस्ट्रॉयर हो गए। अब हिटलर पावर में था, हिटलर को एक और ओकेशन मिल गया, मौका मिल गया उसको कि वो नए रूल्स बना सके। अब उसने क्या किया? नए रूल्स बनाए। अब जो उसने नए रूल्स बनाए, उस रूल्स बनाने से भी पहले उसने क्या किया? 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civil rights like freedom to speech। अब 28 1933 को क्या हुआ कि जब आग लग गई तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे देखो, कहीं पर भी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट होता है तो पब्लिक एक बार तो भड़क जाती है, मीडिया वाले भड़क जाते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में कुछ भी बताना, बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। अब देखो, वही चीज़ रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। किस चीज़ पे? मीडिया पे। ना तो कोई स्पीच दे सकता है, ना ही कोई प्रेस नोट यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? पब्लिक नेचुरली कुछ टाइम के लिए शांत हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं से न्यूज़ नहीं मिल रही थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर हिटलर ने क्या किया? उसने एक मतलब कंसंट्रेशन कैंप बनाया और उसके अंदर लोगों को डालना शुरू कर दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है। कंसंट्रेशन कैंप वो होता है जहाँ पर बिना किसी रीज़न के, बिना किसी अपराध के किसी भी पर्सन को एज अ क्रिमिनल शो कर जेल में, सेल में डाल दिया जाता है। अब जो नाजी पार्टी के लोग थे, जो हिटलर के समर्थक थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक या दो कम्युनिटी के लोगों को नहीं पकड़ा, बल्कि 52 टाइप्स की कम्युनिटी जो उस टाइम पे जर्मनी में थी, उस नाजी पार्टी ने क्या किया? उन सब को पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में डालना शुरू कर दिया। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से जो डेमोक्रेसी थी वो धीरे धीरे फिनिश होना शुरू हो गई। अब क्या हुआ? ऑन 3 मार्च 1933 को द फेमस इन बिल्डिंग एक्ट वाज पास। अब क्या हुआ? 3 मार्च 1933 को एक नया एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट ने क्या किया? जर्मनी के अंदर हिटलर की डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे कि डिक्टेटरशिप क्या होती है। डिक्टेटरशिप होती है जो आपने कह दिया वो हो गया, मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने फॉलो करवाने हैं पब्लिक से, अगर आपने बोल दिया कि इट्स अ राइट तो वो राइट है, चाहे वो जेन्युइनली रॉन्ग होगा। इट्स कॉल्ड अ डिक्टेटरशिप। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू द साइलेंट पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्रीज। अब इससे क्या हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे उससे क्या हुआ कि ट्रेड यूनियंस वर बैंडेड रिस्पेक्ट टू द नाजी पार्टी। अब उसके अंदर क्या हो गया? रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए थे उसमें जो नाजी पार्टी थी उस पर क्या कर दिया गया? बैन। मतलब नाजी पार्टी के अलावा जितने भी सोर्सेज थे
उस पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाने का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। सिर्फ जर्मनी के अंदर एक नाजी पार्टी को अथॉरिटी थी कि वो बिजनेस कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी या अदर एक्टिविटीज़ कर सकती थी। बट जो अदर पर्सन थे वो उनको अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो उनको पहले नाजी पार्टी के पर्सन से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इस तरह से क्या हुआ कि हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी वो जर्मनी में पूरी तरह से आ गई। अब इससे क्या हुआ, पब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जटकरी। इस तरह से हिटलर का जो थी वो फुल पावर में आ गया। डेमोक्रेटिक को उसने ख़त्म कर दिया। अब मीडिया में, इकोनॉमिक में और जड़ीगरी मतलब जो हमारी न्याय व्यवस्था थी वो सारी की सारी किसके अंदर आ गई, हिटलर के कंट्रोल में आ गई। और हिटलर की डिक्टेटरशिप जो थी वो जर्मनी में एस्टेब्लिश हो गई। Thank you student for watching the second part of lesson number 3, Nazism and Rise the Power of Hitler. Tomorrow I will come back with the next part of the lesson number 3, Nazism and the Rise to Power. Thank you students. Have a nice day.